वेलकम टू असली वजह। आप सुन रहे हो एक साइकोलॉजिकल डीप डाइव। आज हम बात करने वाले हैं रिश्तों में होने वाले एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक हेरफेर के बारे में, जिसे पुश एंड पुल टेक्निक कहते हैं, राइट? एग्जैक्टली, पुश एंड पुल। बिल्कुल। आज की हमारी ये गहरी पड़ताल एक लिसनर के भेजे हुए कुछ आर्टिकल्स और नोट्स पर आधारित है। उन्होंने इस तकनीक को समझने के लिए कहा था और उनके सोर्सेज में एक बहुत ही दिलचस्प और कहूँ तो डरावना शब्द बार बार आ रहा था, प्रोजेक्ट टेदर। हाँ, प्रोजेक्ट टेदर। देखिए, ये कोई ऑफिशियल साइकोलॉजिकल टर्म नहीं है। अच्छा? लिसनर के भेजे गए सोर्सेज के मुताबिक ये कुछ ऑनलाइन कम्युनिटीज में इस्तेमाल होने वाला नाम है, जहां इस तरह की मैनिपुलेशन को एक तयशुदा प्लेबुक या एक गेम की तरह सिखाया जाता है। एक गेम? हाँ, जिसका मकसद किसी इंसान को भावनात्मक रूप से खुद से बांधना है। जैसे एक रस्सी से बांधा जाता है ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके। तो आज हम इसी प्लेबुक को समझने की कोशिश करेंगे। लिसनर के सोर्सेज में दिए गए उदाहरणों को मिलाकर हमने एक कहानी बनाई है ताकि हम सब इस तकनीक के हर कदम को आसानी से समझ सकें। इस कहानी के किरदार हैं माया, एक टैलेंटेड आर्टिस्ट, और कबीर, एक बहुत ही रहस्यमयी और आकर्षक इंसान। और इनकी कहानी से हम देखेंगे कि कैसे ये खेल खेला जाता है। तो कहानी के किरदारों को थोड़ा जान लेते हैं। माया 24 साल की एक संवेदनशील ग्राफिक डिजाइनर, और उसे एक गहरे जुड़ाव और अपने काम के लिए मान्यता की तलाश है। हमारे इस खेल में वो टारगेट है। और दूसरी तरफ है 28 साल का कबीर, बेहद आकर्षक, जिसे पढ़ पाना मुश्किल है। वो है इस खेल का ऑपरेटर। और ऑपरेटर अपना खेल शुरू करता है पुल फेस से, मतलब खींचने वाले फेस से, जिसे लव बॉम्ब भी कहते हैं। हाँ, यहीं पर वो जाल बिछाता है जिससे टारगेट को अपनी तरफ खींचा जाता है। कहानी एक जैज बार में शुरू होती है। माया एक नैपकिन पर कुछ बना रही है, तभी कबीर उसके पास आता है। पर यहाँ कुछ अजीब होता है। क्या? वो माया की कला की तारीफ करने के बजाय सीधे उसकी सबसे गहरी असुरक्षा पर वार करता है। वो स्केच को देखकर कहता है, ये शेडिंग, इसमें अराजकता है लेकिन नियंत्रण भी है। तुम उन लोगों की तरह लगती हो जो बाहर से सबके लिए दुनिया को संभाले रखते हैं पर अंदर से खुद को बिखरता हुआ महसूस करते हैं। ये कोई आम पिटअप लाइन नहीं है। ये एक बहुत सोची समझी तकनीक है जिसे मिररिंग कहते हैं। मिररिंग मतलब आईना दिखाना? हाँ, लिसनर के एक आर्टिकल में इसे वल्नरेबिलिटी मिररिंग कहा गया है। कबीर ने वो बात कही जो माया हमेशा से अपने बारे में महसूस करती थी पर कभी कह नहीं पाई, और इससे एक पल में ही एक गहरा कनेक्शन बन गया। बिल्कुल। जो असल में नकली था, उसे लगा कि इस इंसान ने उसे देख लिया, उसे समझ लिया। तो ये सिर्फ पसंद नापसंद मिलने जैसा नहीं है कि ओ तुम्हें भी ये बैंड पसंद है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सीधे आत्मा पर चोट करने जैसा है। इसके बाद वो माया की हर पसंद को अपनी पसंद बताता है। तुम्हें बारिश पसंद है, मुझे तूफान से प्यार है। अच्छा। तुम्हें छोटी मोटी बातें पसंद नहीं, चलो यूनिवर्स के रहस्यों पर बात करते हैं। माया को लगने लगता है कि उसे अपना सोलमेट मिल गया है। पर असल में कबीर सिर्फ एक खाली आईना है जो माया की ही शख्सियत को वापस उस पर प्रोजेक्ट कर रहा है। और इस कनेक्शन के बाद लव बॉम्बिंग का असली दौर शुरू होता है। हाँ, अगले 2 हफ्तों तक कबीर माया को इतनी अटेंशन देता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुबह उठते ही लंबे लंबे गुड मॉर्निंग मैसेज, देर रात तक चलने वाली गहरी बातें, ऑफिस के बाहर सरप्राइज फूल लेके खड़े रहना। ऐसा लगता है जैसे माया उसकी दुनिया का केंद्र है। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो ये एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। इस तरह के लगातार ध्यान से माया के दिमाग में डोपामीन की बाढ़ आ जाती है। वो खुशी वाला केमिकल, राइट? एग्जैक्टली। जो हमें खुशी, इनाम और नशे का एहसास कराता है। उसे लगने लगता है कि वो दुनिया की सबसे खास इंसान है, उसे किसी ने चुन लिया है। ये एक नशे की तरह है। हाँ, और कबीर इस नशे का सप्लायर बन जाता है। और इसी पुल फेस के चरम पर कबीर एक एंकर डालता है, एक ऐसी बात जो बाद में माया के दिमाग में अटक जाती है। एक रात वो बहुत धीरे से कहता है, मैंने आज तक कभी किसी के साथ इतना सुरक्षित महसूस नहीं किया, मुझे कभी छोड़ना मत माया। ये सुनने में बहुत रोमांटिक लगता है ना? लेकिन इसमें एक छिपा हुआ जाल है। ये प्यार का इजहार कम और एक मनोवैज्ञानिक जाल ज्यादा है। इस एक लाइन से कबीर एक निर्भरता पैदा कर रहा है। वो अपनी भावनात्मक सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी माया के कंधों पर डाल रहा है। मतलब अब माया को लगेगा कि अगर वो उससे दूर गई तो कबीर टूट जाएगा। बिल्कुल। ये भविष्य के लिए एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेल है जिसकी नींव अभी रखी जा रही है। तो 2 हफ्तों तक माया 7वें आसमान पर है। उसे लगता है उसे सब कुछ मिल गया है, लेकिन सोर्सेज के मुताबिक
ये वो पॉइंट है जहां ऑपरेटर अपना असली खेल शुरू करता है। बिल्कुल। मैनिपुलेटर पुल फेस को हमेशा बनाए नहीं रख सकता। उनका असल मकसद कंट्रोल हासिल करना होता है, और कंट्रोल के लिए अस्थिरता मतलब इंस्टेबिलिटी पैदा करना जरूरी है। तो जैसे ही टारगेट खुद को सुरक्षित महसूस करने लगता है, पुश फेस शुरू हो जाता है। और ये बदलाव बहुत अचानक आता है। तीसरे हफ्ते में माया कबीर को मैसेज करती है, डिनर टुनाइट। मैसेज पर ब्लू टिक आ जाता है, पर कोई जवाब नहीं आता। 1 घंटा, 2 घंटे, पूरा दिन निकल जाता है। जिस इंसान से दिन रात बात हो रही थी वो अचानक गायब हो गया। ये चुप्पी ही अपने आप में एक हथियार है। हाँ, क्योंकि इस चुप्पी से माया के दिमाग का केमिकल बैलेंस बिगड़ जाता है। डोपामाइन की सप्लाई अचानक बंद हो जाती है, और उसकी जगह कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन ले लेता है। उसका दिमाग अब फाइट या फ्लाइट मोड में है। वो सोचने लगती है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या वो मुझसे बोर हो गया है? कहीं उससे कुछ हो तो नहीं गया? वो बार बार अपना फोन चेक करती है, उसका सोशल मीडिया देखती है। वो ऑनलाइन है पर जवाब नहीं दे रहा। और फिर 2 दिन की इस खामोशी के बाद रात के 11 बजे उसके फोन की स्क्रीन जल उठती है। कबीर का मैसेज आता है, सिर्फ एक शब्द, हे। कोई सफाई नहीं, कोई माफी नहीं, कुछ नहीं। और चिंता से बेहाल माया राहत पाने के लिए तुरंत जवाब देती है, हे, सब ठीक है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। इस पर कबीर का जो जवाब आता है वो इस खेल का अगला कदम है। वो लिखता है, बस थोड़ा बिजी था, तुम बहुत इंटेंस हो है ना, थोड़ा चिल करो। ओह, ये गैसलाइटिंग का एक क्लासिक उदाहरण है। कबीर ने अपनी चुप्पी का दोष माया की प्रतिक्रिया पर डाल दिया। उसे इंटेंस कहकर उसने माया को ये महसूस कराया कि उसकी चिंता करना एक प्रॉब्लम है। हाँ, कि वो ज्यादा सोच रही है। नतीजा, माया अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए माफी मांगने लगती है। वो कहती है, सॉरी, मैं बस परेशान हो गई थी। और बस यहीं पर पावर डायनामिक पूरी तरह से बदल जाता है। बिल्कुल। अब कबीर पुरस्कार बन गया है जिसे जीतना है, और माया उसे पाने की कोशिश करने वाली भिखारी। इसके बाद तो ये चक्कर चलता ही रहता होगा। हाँ, अगले 1 महीने तक यही बेरहमी से चलता है। कबीर उसे एक शानदार रात देता है, प्यार और वादों से भरी। ये पुल है। और फिर बिना किसी चेतावनी के अगले 3 दिनों के लिए वो पूरी तरह गायब हो जाता है। ये पुश है। इस चक्र का नतीजा ये होता है कि माया पूरी तरह से टूट जाती है। वो हर वक्त थकी हुई, चिंतित और कंफ्यूज रहती है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लत प्यार की नहीं है, ये इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट की लत है। मतलब ये जुए की लत जैसा है। एग्जैक्टली। आप स्लॉट मशीन का लिवर इसलिए नहीं खींचते क्योंकि आप हर बार जीतते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप कभी-कभी जीतते हैं। वही अनिश्चितता आपको बांधे रखती है। तो माया को कबीर का नशा नहीं है, उसे उस राहत का नशा हो गया है जो कबीर के वापस आने पे मिलती है। और फिर कहानी में वो मोड़ आता है जहां पर्दा उठता है। एक दिन माया कबीर के अपार्टमेंट में होती है और उसका लैपटॉप खुला पड़ा है। जिज्ञासावश माया लैपटॉप खोलती है। स्क्रीन पर प्रोजेक्ट टेदर नाम की एक स्प्रेडशीट खुली होती है। वो कोई पर्सनल डायरी नहीं थी, वो एक लैब रिपोर्ट की तरह थी, एक डेटा शीट। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस स्प्रेडशीट में कई लड़कियों के नाम, तारीखें और नोट्स लिखे थे। जैसे सब्जेक्ट ए सारा, लव बॉम्बिंग पर अच्छा रिस्पॉन्स, 3 हफ्ते में पूरी तरह टूट गई, प्रयोग सफल। सब्जेक्ट बी रिया, बहुत ज्यादा चिपक रही थी, प्रयोग रद्द। और फिर वो अपना नाम देखती है। हाँ। सब्जेक्ट सी माया, सहानुभूति का लेवल बहुत ज्यादा है, अपराध बोध का शिकार बनाना आसान, वर्तमान चरण, दूरी बनाना, चिंता पैदा करना, चक्र। उस एक पल में माया के लिए सब कुछ साफ हो जाता है। ये प्यार नहीं था, ये एक डार्क साइकोलॉजी का खेल था, एक प्रयोग। ये देखने के लिए कि कबीर किसी इंसान के दिमाग पर कितना कंट्रोल कर सकता है। उसका प्यार, उसकी चिंता, उसके आंसू सब एक सोचे समझे प्लान का हिस्सा थे। और ये कितना भयानक है कि उसने माया की सबसे अच्छी क्वालिटी, उसकी सहानुभूति को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी की तरह लिस्ट किया था। तभी बाथरूम में शावर बंद होने की आवाज आती है। माया का मन करता है कि वो चीखे, लेकिन फिर उसे स्प्रेडशीट की लाइन याद आती है, सब्जेक्ट सी प्रतिक्रिया दे रहा है। अगर वो चीखती है तो वो बस उसके प्रयोग का एक और डेटा पॉइंट बनकर रह जाएगी। और यहीं पर उस एक पल में माया का डर ठंडे शांत गुस्से में बदल जाता है। वो धीरे से लैपटॉप बंद करती है और वापस सोफे पर बैठ जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना। खेल का एक नया दौर शुरू होने वाला था, लेकिन इस बार नियम बदलने वाले थे। तो अब सवाल यह है कि ऐसे जाल से कोई बाहर कैसे निकल सकता है। कबीर बाथरूम से बाहर आता है।
उसे पूरी उम्मीद है कि माया उससे कल की चुप्पी के बारे में पूछेगी, लड़ेगी या रोएगी। वो उस चेस के लिए तैयार है। वो पूछता है, तुम ठीक हो? काफी शांत लग रही हो। लेकिन माया का जवाब उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। वो मुस्कुराते हुए अपने फोन को देखती है और कहती है, ओह सॉरी, बस कहीं और ध्यान था। कबीर, मुझे अब निकलना होगा। कबीर हैरान रह जाता है। जाना है? लेकिन हमने तो डिनर का प्लान किया था। माया उठती है और लापरवाही से कहती है, हाँ, कुछ जरूरी काम आ गया, फिर कभी। और फिर वो एक ऐसा काम करती है जिसकी उम्मीद एक ऑपरेटर कभी नहीं कर सकता। क्या? वो उसके गाल पर ऐसे किस करती है जैसे किसी बच्चे को किया जाता है, पूरी तरह से उसे खारिज करते हुए, और दरवाजे से बाहर निकल जाती है। यहाँ से पासा पूरी तरह पलट जाता है। बिल्कुल, माया ने रस्सी को अपनी तरफ खींचना बंद कर दिया है। उसने रस्सी छोड़ दी है। अब कबीर के ही तरीके उस पे इस्तेमाल होने वाले हैं। हाँ, लेकिन माया ये बदला लेने के लिए नहीं कर रही, बल्कि खुद को आजाद करने के लिए कर रही है। उसने खेल के नियमों को समझ लिया है और अब वो खेलना ही नहीं चाहती। और इसका असर तुरंत दिखता है। पहला दिन कबीर का टेक्स्ट आता है, सब ठीक है। माया मैसेज पढ़ती नहीं। दूसरा दिन कबीर के कई कॉल्स आते हैं। माया उन्हें वॉइसमेल पर भेज देती है। और तीसरे दिन कबीर गुस्से और हताशा में उसके दरवाजे पर पहुंच जाता है और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। माया उसे दरवाजे के पीपहोल से देखती है और वो उस इंसान की आंखों में वो घबराहट देखती है जो हमेशा खुद को कंट्रोल में दिखाता था। अब ऑपरेटर खुद टारगेट बन चुका था। तो ऐसे मैनिपुलेटर्स के लिए कंट्रोल ऑक्सीजन की तरह होता है। एग्जैक्टली। जैसे ही वो कंट्रोल खो देते हैं, वो बिखरने लगते हैं। उसकी लत माया नहीं थी, उसकी लत वो पावर थी जो उसे माया पर महसूस होती थी, और अब वो पावर जा चुकी थी। कहानी का अंतिम अध्याय माया की आजादी है। कुछ महीने बाद माया अपने नए अपार्टमेंट में है, स्वस्थ और खुश। तभी उसका फोन बजता है। एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। ये कबीर है। वो लिखता है, प्लीज माया, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये उसके आखिरी दाव है। हाँ, जब कंट्रोल काम नहीं करता तो मैनिपुलेटर दया और प्यार की दुहाई देने लगता है। इसे हूवरिंग कहते हैं, जैसे वैक्यूम क्लीनर की तरह वापस अपनी दुनिया में खींचने की कोशिश करना। माया उस टेक्स्ट को पढ़ती है और उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। न प्यार, न नफरत, न गुस्सा, सिर्फ एक शांति और शक्ति। वो एक जवाब टाइप करना शुरू करती है, फिर एक पल सोचकर उसे डिलीट कर देती है और उस नंबर को ब्लॉक कर देती है। ये चुप्पी किसी भी तीखे जवाब से ज्यादा शक्तिशाली थी। ये इस बात का ऐलान था कि खेल खत्म हो चुका है और वो अब इस खेल का हिस्सा नहीं है। कहानी माया के इस विचार के साथ खत्म होती है। उसने मुझे सिखाया कि प्यार एक केमिकल रिएक्शन हो सकता है और जुनून सिर्फ एक पैटर्न जिसे कोई भी प्रोग्राम कर सकता है। पुश एंड पुल का खेल जीतने का एक ही तरीका है, खेलना छोड़ दो। रस्सी को छोड़ दो और उन्हें अपने ही बनाए जाल में गिरते हुए देखो। इस पूरी कहानी का सार यही है। हाँ, इस तरह के भावनात्मक हेरफेर के पैटर्न को पहचानना ही उनसे मुक्त होने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब आप खेल को समझ जाते हैं तो आप उसके गुलाम नहीं रहते। एक सवाल जो शायद लिसनर के मन में भी हो, क्या ऐसे लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं? देखिए, सोर्सेज एक स्पेक्ट्रम की ओर इशारा करते हैं। कुछ लोगों में नार्सिसिस्टिक या सोशियोपैथिक गुण हो सकते हैं, उनके लिए सच में एक खेल है। और कुछ के लिए ये उनके अपने अतीत के किसी गहरे सदमे से उपजा एक व्यवहार हो सकता है। लेकिन कारण चाहे जो भी हो, उसका असर, मतलब सामने वाले को होने वाला भावनात्मक नुकसान, उतना ही गंभीर होता है। तो पीड़ित का ध्यान खुद को बचाने पर होना चाहिए। बिल्कुल, ना कि अपने मैनिपुलेटर का विश्लेषण करने पर। सही कहा। तो इन सोर्सेज से अंतिम सबक यही मिलता है कि इस तरह के हेरफेर भरे प्यार का उल्टा नफरत नहीं बल्कि उदासीनता है। असली ताकत बदला लेने में नहीं बल्कि उस खेल से पूरी तरह बाहर निकल जाने में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।